हेलो एवरीवन। आज की क्लास में अपन स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज़ के आगे का पढ़ेंगे। स्टैग्नेशन लास्ट क्लास में हमने स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज़ देखा था क्या होती है और उसके न्यूमेरिकल देखा था। आज की क्लास में हम एरिया और वेलोसिटी के बीच रिलेशन देखेंगे कि वो एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड रहता है, क्योंकि हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए तो देखा है कि एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया कम होगा अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। लेकिन ये जो रिलेशन है इट इज़ नॉट completely valid for compressible flow। तो एरिया और वेलोसिटी के बीच में हम रिलेशन देखेंगे कि क्या रिलेशन है फॉर कंप्रेसिबल फ्लो। ओके, ठीक है। तो एरिया वेलोसिटी रिलेशनशिप फॉर कंप्रेसिबल फ्लो स्टार्ट करते हैं अपन। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लो हमने देखा है अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सीधा सीधा क्लियर हो रहा है कि अगर एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी और वेलोसिटी बढ़ेगी तो एरिया कम होगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है, जो हमारा इक्वेशन है कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है और इसमें जो डेंसिटी टर्म है वो भी इंक्लूड हो जाती है एंड वी गेट द इक्वेशन रो इंटू वे इंटू ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दैट इज इक्वेशन 1। ओके, इट इज सीन दैट टू चेंज इन एरिया, मतलब अगर एरिया चेंज होगा तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, साथ में डेंसिटी भी चेंज हो सकती है। तो बोथ वेलोसिटी एंड डेंसिटी आर अफेक्टेड बाय चेंज इन एरिया। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में सिर्फ एरिया चेंज होता था तो क्या होता था, वेलोसिटी पे इफेक्ट आता था, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी पे भी इफेक्ट आएगा, डेंसिटी में भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो एरिया और वेलोसिटी का रिलेशन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एकदम सिंपल सीधा सीधा रिलेशन नहीं होता, ठीक है। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन से, जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। हमको इस इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो जैसे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाता है, और हम पहले रो को एक फंक्शन एज्यूम करते हैं और ए और वी को दूसरा फंक्शन एज्यूम करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद इसको अगेन हम ब्रेक करते हैं, ए और बी दो अलग अलग फंक्शन को ट्रीट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन डी है तो फर्स्ट फंक्शन ए इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी वी प्लस वी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी ए, ब्रैकेट ओपन करेंगे और थ्रू आउट रो इंटू ए इंटू वी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमको एक इक्वेशन मिलता है, दैट इज इक्वेशन 2 डी वी बाई वी प्लस डी ए बाई ए प्लस डी रो बाई रो, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमको कंटिन्यूटी इक्वेशन में हमने देख चुका है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूलर इक्वेशन क्या होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, डी पी बाई रो प्लस वी डी वी प्लस जी डी जेड इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर यूलर इक्वेशन, यूलर्स इक्वेशन फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लो। हमने बर्नौलीज इक्वेशन पढ़ते समय देखा था कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए हम यूलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, बर्नौलीज इक्वेशन मिल जाता है। तब जब वहाँ पे हम रो डेंसिटी को कांस्टेंट एज्यूम करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो रो विल नो रिमेन कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, इट विल वेरी विद फ्लो। ओके, तो हम अभी कंसिडर कर रहे हैं कि जो हमारा जो फ्लो है वो हॉरिजॉन्टल पैसेज में हो रहा है, तो हम जेट को नेग्लेक्ट करते हैं तो हमारा इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा दो टर्म में, दैट इज प्रेशर एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट इट कैन ऑल्सो बी री रिटर्न एज, इसको हम रीराइट कर सकते हैं ऊपर और नीचे इस इक्वेशन में, यहाँ पे ऊपर और नीचे डी रो से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए तो इक्वेशन विल रिमेन अनइफेक्टेड, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, डी और डी रो वाले टर्म को एक साथ ले जाएंगे एंड डी रो एंड रो वाले टर्म को एक साथ रखेंगे, तो इट कैन बी री रिटर्न एज डी पी बाई डी रो इंटू डी पी बाई रो प्लस वी डी वी। अब ये आप लोगों को याद होगा ये टर्म क्या होता है, ठीक है। जब हम वेलोसिटी ऑफ साउंड पढ़ रहे थे तो डी पी बाई डी स्क्वायर रूट ऑफ डी पी बाई डी रो इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, सी की वैल्यू देता था, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, डी पी बाई डी रो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डी पी बाई डी रो इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। तो जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर इंटू डी पी बाई डी रो प्लस वी डी वी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गया हमारा, ठीक। अब डी पी बाई डी रो को एक साथ एक तरफ रखने की कोशिश करते हैं, तो वी डी वी को हमने राइट हैंड साइड में ले गया तो माइनस साइन के साथ जाएगा, ठीक। फिर डी पी बाई डी रो इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो डी पी बाई रो को डी रो बाई रो हमारा क्या हो गया, माइनस डी वी डी वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो डी रो बाई रो आया है इसको इक्वेशन 3 नाम देंगे, जो डी रो बाई रो आया है, ये जो 3 इक्वेशन आया इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हो,
तो हमारा आ जाएगा डी वी बाई वी, डी ए बाई ए, और डी रो बाई रो था तो वहाँ पे हमने लिख दिया माइनस वी डी वी बाई सी स्क्वायर, जो इक्वेशन 3 से हमको मिला है, दैट डी रो बाई रो इज इक्वल टू माइनस वी डी वी बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन था वो मॉडिफाई हो गया इस तरह से। अब अगेन हम क्या करेंगे, ये डी ए बाई ए को एक साथ रखेंगे और बाकी सब चीज़ को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये माइनस साइन का प्लस साइन हो जाएगा और डी वी बाई वी प्लस का माइनस हो जाएगा। अब इस इक्वेशन से डी वी बाई वी अपन अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ऊपर और नीचे वी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से डी वी बाई वी हम इजली कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा वी स्क्वायर और नीचे हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस 1। अगेन वी बाई सी क्या होता है, मैक नंबर हमने पढ़ा है, मैक नंबर इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द सेम मीडियम। तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज मैक नंबर एम स्क्वायर। तो डी ए बाई ए इज इक्वल टू डी वी बाई वी इंटू मैक नंबर का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज अवर इक्वेशन 4। ठीक है, सिंपल है, हमने क्या किया, कंटिन्यूटी इक्वेशन में डी रो बाई रो की जो यूलर्स इक्वेशन से वैल्यू है उसको रखा है और उसको सॉल्व किया तो हमको ये इक्वेशन मिला। ठीक है, ये इक्वेशन क्या दे रहा है कि एरिया, चेंज इन एरिया और चेंज इन वेलोसिटी के बीच में रिलेशन दे रहा है फॉर डिफरेंट मैक नंबर। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मैक नंबर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इस इक्वेशन से जो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं वो देखिए क्या निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो अगर मैक नंबर 1 से कम होगा, सपोज मैक नंबर 1 से कम होगा, तो हमको पता है मैक नंबर 1 से कम होता है तो हम उसको कौन सा फ्लो बोलते हैं, सबसोनिक फ्लो। ठीक है, तो फॉर मैक नंबर लेस देन 1 और फॉर सबसोनिक फ्लो दिस राइट हैंड साइड गिव निगेटिव वैल्यू, क्योंकि अगर 1 से कम होगा तो इसका स्क्वायर 1 से कम होगा, लेस देन 1 वैल्यू सब्ट्रैक्टेड बाय 1 विल गिव नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो डी ए बाई ए पॉजिटिव होगा, डी वी बाई वी निगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। दिस मीन्स दैट विथ द इंक्रीज ऑफ एरिया द वेलोसिटी डिक्रीजेस। मतलब इससे क्या होगा कि अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और अगर एरिया को कम करेंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, सिंपल रिलेशन है जो कि हमको इनकम्प्रेसिबल के लिए भी मिलता था कि वेलोसिटी एरिया बढ़ाते थे तो वेलोसिटी कम होती थी और एरिया कम करते थे तो वेलोसिटी बढ़ती थी। सेम रिलेशन यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, मैक नंबर एक्स्ट्रा आ गया और ये मैक नंबर जब 1 से कम रहेगा तभी हमको ये रिलेशन मिलेगा। अब अपन एज्यूम करते हैं कि मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो गया। जब मैक नंबर 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगा। जब राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो जाएगा तो फ्लो क्या हो जाएगा, सुपरसोनिक, क्योंकि मैक नंबर 1 से ज़्यादा है। तब क्या होगा, डी ए बाई ए भी पॉजिटिव रहेगा, डी वी बाई वी भी पॉजिटिव रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है और अगर एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी भी कम हो रही है। मतलब अगर फ्लो सुपरसोनिक है तो वेलोसिटी और एरिया दोनों का डायरेक्शन या दोनों का जो इंक्रीमेंट है वो भी एक साथ होगा और डिक्रीमेंट भी एक साथ होगा। एरिया के साथ वेलोसिटी भी बढ़ेगी, दैट इज अगेंस्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल फ्लो में ऐसा नहीं होता है, अगर एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एरिया कम एरिया में वेलोसिटी बढ़ेगी, ज़्यादा एरिया में वेलोसिटी कम होगी। लेकिन अगर कंप्रेसिबल फ्लो है और वहाँ पे मैक नंबर 1 से ज़्यादा है तो एरिया तो बढ़ेगा, साथ में वेलोसिटी भी बढ़ेगी इन केस ऑफ सुपरसोनिक फ्लो। सबसोनिक तो सिंपल है, जैसा हमको इनकम्प्रेसिबल के लिए मिल रहा था वैसे ही मिल रहा है, लेकिन सुपरसोनिक के लिए अपोजिट हो जाता है, एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ती है और एरिया कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होती है। ठीक है, तो ये अलग हमको ऑब्जर्वेशन मिलेगा कंप्रेसिबल फ्लो के लिए। अब सपोज मैक नंबर 1 होगा तो राइट हैंड साइड पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड पूरा का पूरा 0 हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 होगा, मतलब चेंज इन एरिया ही 0 है। मतलब ये क्या हो गया, एरिया कांस्टेंट है। यहाँ पे अगर हमको मैक नंबर 1 के लिए है, मैक नंबर 1 कंप्रेसिबल फ्लो में तभी मिलेगा जब वहाँ पे एरिया कांस्टेंट होगा, एरिया में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो अगर हमको पता लगा कि मैक नंबर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसका मैक नंबर 1 है, मतलब क्या है, वहाँ पे चेंज इन एरिया इज 0, द फ्लो इज ऑकरिंग एट अ कांस्टेंट एरिया पैसेज। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। एक, मैक नंबर 1 से कम है तो इट विल बिहेव एज ए इनकम्प्रेसिबल, इट विल गिव सेम ट्रेंड एज ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लो, जिसमें एरिया बढ़ता है तो वेलोसिटी कम होती है और एरिया कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है। बट अगेन व्हेन मैक नंबर इज ग्रेटर देन 1 और फॉर सुपरसोनिक फ्लो
area and velocity, if area increases velocity also increases, and if area decreases velocity also decreases. ठीक है, और अगर मैथ नंबर 1 है तो एरिया चेंज ही नहीं हो रहा, इट इज फॉर कांस्टेंट एरिया. ठीक, दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत काम में आता है. ठीक है, ओके. मतलब क्या बोलता है कि फॉर सुपरसोनिक फ्लो इन अ डिफ्यूज़र व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ वेलोसिटी. तो अगर सुपरसोनिक फ्लो है, डिफ्यूज़र है, तो एरिया बढ़ रहा है, तो हमको वहाँ पे लिखना है वेलोसिटी विल ऑल्सो इंक्रीज. नहीं तो क्या होता है, हम क्या लिख देते हैं कि एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम होगा. लेकिन अगर सुपरसोनिक फ्लो है तो एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, और एरिया कम होगा तो वेलोसिटी भी कम होगी. ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं फेनो एंड रेलेक लाइन्स. ठीक, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में. फेनो लाइन जब फ्लो एडियाबेटिक होता है, जहाँ पे एरिया ऑफ डक्ट कांस्टेंट होता है और फ्रिक्शन का इफेक्ट कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पे हम उसको फेनो फ्लो बोलते हैं. कंप्रेसिबिलिटी आएगी, कंप्रेसिबिलिटी का इफेक्ट आएगा. ठीक है, हालांकि इस लॉ को या इस फ्लो मॉडल को हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इस मॉडल में क्या होता है, एरिया विल रिमेन कांस्टेंट, और जो फ्लो है उसको हम स्टडी एज्यूम करते हैं एंड वन डायमेंशनल एज्यूम करते हैं, और हम ये एज्यूम करते हैं कि देयर इज नो मास इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद इन द डक्ट. मतलब मास का ना एडिशन हो रहा है ना मास का रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, अगेन फेनो लॉ इज कंसिडर्ड एज इरिवर्सिबल फ्लो, इरिवर्सिबल प्रोसेस. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम विस्कस इफेक्ट लेते हैं. विस्कस इफेक्ट के कारण क्या होता है, जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ता है डक्ट में, तो क्या होता है वहाँ पे चेंजेस, जो प्रॉपर्टी है वो चेंजेस, प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है. और जो फ्रिक्शनल के कारण जो इफेक्ट आ रहा है, इट इज़ अगेन गिवन बाय मॉडल एस शियर स्ट्रेस का. ठीक है, जो वॉल में वेलोसिटी 0 रहेगी और जैसे जैसे हम वॉल से दूर जाते जाएंगे वेलोसिटी बढ़ते जाएगी. ठीक है, क्लियर है फेनो लॉ. अब इसका एप्लीकेशन क्या है, ये एनालिसिस ऑफ नोजल में काम आता है, डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ नोजल में काम आता है, कन्वर्टिंग डाइवर्जिंग एरिया जहाँ पे भी रहता है वहाँ पे काम आता है, आइसेंट्रोपिक फ्लो. ठीक है, ये सब जगह में फेनो लॉ का ज़्यादा यूज़ होता है जनरली इन डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ नोजल, जहाँ पे जो एरिया रहता है वो वेरी करता है. अब ये कन्वर्जेंट नोजल में भी हो सकता है, डाइवर्जेंट नोजल में भी हो सकता है, और कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल में भी इसका यूज़ होता है. तो फेनो लॉ, अब रेलेक लाइन्स या रेलेक लॉ इससे कैसे डिफरेंट करता है कि यहाँ पे जो फेनो लॉ है इट इज़ फॉर एडियाबेटिक फ्लो, लेकिन जो रेलेक लाइन होती है वो हम वहाँ पे फ्रिक्शनल लेस और नॉन एडियाबेटिक फ्लो के लिए जो लाइन बनाते हैं या जो लॉ बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं रेलेक फ्लो, जहाँ पे नॉन एडियाबेटिक फ्लो है. मतलब हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण कोई भी लॉस नहीं हो रहा है. अगेन यहाँ पे भी हम एरिया ऑफ डक्ट को कांस्टेंट करेंगे. ठीक है, क्लियर है. अगेन कंप्रेसिबिलिटी इफेक्ट आएगा, लेकिन ये भी लॉ हम इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. डक्ट एरिया विल रिमेन कांस्टेंट, और यहाँ पे भी हम ये एज्यूम करेंगे कि जो मास है ना उसका कुछ एडिशन हो रहा है ना उसका कुछ रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, जो फेनो लॉ होता है वहाँ पे स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ पे हम डील करते हैं, यहाँ पे हम स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज़ पे डील करेंगे, जैसे कि स्टैग्नेशन टेम्परेचर. जब ठीक है, तो ये सब जो है ये रेलेक लॉ. तो दोनों में जो बेसिक डिफरेंस क्या है कि फेनो लॉ जो होता है वो एडियाबेटिक फ्लो के लिए होता है, और जो रेलेक लॉ होता है या रेलेक फ्लो होता है वो नॉन एडियाबेटिक फ्लो के लिए होता है. अब इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, मैनी एनालिटिकल यूजेस आर देयर फॉर रेलेक फ्लो. जनरली ये कहाँ पे यूज़ होता है, एयरक्राफ्ट इंजन्स में यूज़ होता है, कंबशन चैम्बर के डिज़ाइन में यूज़ होता है, ऐसे बहुत जगह में इसका यूज़ होता है. ठीक है, जहाँ पे जो फ्यूल का मास एडिशन है वो नेग्लिजिबल होता है, वहाँ पे ये सब जगह में रेलेक फ्लो यूज़ होता है. तो अगेन कंपाइलिंग दिस, what is the basic difference between the two flow or two lines. Fano flow is the adiabatic flow, and Rayleigh flow is a non-adiabatic flow. बाकी most of the things are very much similar to one another. बस क्या होता है कि यहाँ पे हम फेनो फ्लो में हम जो इरिवर्सिबल प्रोसेस लेते हैं और स्टैटिक टेम्परेचर या स्टैटिक प्रॉपर्टीज लेते हैं, बट इन रेलेक फ्लो वी कंसिडर स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज. ओके, तो इसको थोड़ा देखिए आप लोग, जो रिलेशन था वेलोसिटी और एरिया के बीच में फॉर कंप्रेसिबल फ्लो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फेनो और रेलेक लाइन्स ये थ्योरी में हो सकता है आ जाए,
चांसेस है थोड़ा, तो इसको एक बार थोड़ा रीड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फ्लो थ्रू नोजल्स, और उसके साथ हम हमारा यूनिट कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।